आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य और बंगाल के जो भी नवाब बने थे उनके बारे में अच्छी तरह से कहानी की तरह पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग ने आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करना शुरू कर दिया है। इसमें 2 टॉपिक कंप्लीट कराया जा चुका है, आप लोग जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक है, बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद मुगल साम्राज्य के जो भी शासक बने वह सभी कमज़ोर शासक थे, जिस कारण मुगलों का पतन शुरू हो जाता है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। इनके बाद जो भी मुगल वंश के शासक बने वे इतना प्रभावशाली नहीं थे, जिस कारण मुगलों का पतन शुरू हो गया। जो भी मुगल साम्राज्य के जीते हुए क्षेत्र थे अब वह सभी अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। औरंगजेब की मृत्यु से पहले जो भी क्षेत्र मुगलों द्वारा जीता था वह सभी राज्य अब अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। इन क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बंगाल का क्षेत्र था, जो कि अपने प्रयासों से काफ़ी हद तक मुगलों से स्वतंत्र हो चुका था। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन था? तो वह था बंगाल का क्षेत्र। तो बंगाल के बारे में आज हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं जो बंगाल है वो यहाँ पे स्थित है और इसी के साथ बिहार और उड़ीसा और जो वर्तमान में बांग्लादेश है वह इसी में आते हैं। उस समय बंगाल का क्षेत्र में उड़ीसा, बिहार और वर्तमान का बांग्लादेश मिले हुए थे। ये सभी मिलकर संपूर्ण बंगाल कहलाते थे। बंगाल के क्षेत्र में ही ज़्यादातर उद्योग और वस्त्रों और कपासों का उत्पादन किया जाता था। यहाँ पर ही वस्त्रों और कपास का उत्पादन किया जाता था, जिस कारण अंग्रेज भी यहाँ पे अपना फैलाव करने लगे। तो 1707 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियान ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे बंगाल का क्षेत्र मात्र 3000 वार्षिक कर में व्यापार करने के लिए दे दिया। जो उस समय मुगल शासक थे फर्रुखसियान, इन्होंने अंग्रेजों को मात्र 3000 वार्षिक कर पर पूरे बंगाल का क्षेत्र दे दिया व्यापार करने के लिए। तो उससे पहले देख लेते हैं बंगाल के नवाब को। जो भी बंगाल के नवाब बने थे उनके बारे में पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। उसके बाद इन सभी के बारे में एक एक कर कहानी की तरह कवर करेंगे। तो सबसे पहले बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खान बने। थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया, सही कर ले। मुर्शिद कुली खान बनते हैं। 1713 या 1717 से 1727 ईस्वी तक रहे। इनका शासनकाल 1713 या 1717 से 1727 ईस्वी तक रहा। थोड़ा इसमें मतभेद है क्योंकि जो इनका शासनकाल रहा यह बहुत से किताब में अलग अलग दिया हुआ है, इसीलिए आप दोनों को याद रखें। इनके बाद बनते हैं शुजाउद्दीन। तो इनका शासनकाल 1727 से 1739 ईस्वी तक रहा। फिर बनते हैं सरफराज खान 1739 से 1740 तक। उसके बाद बनते हैं अली वर्दी खान 1740 से 1756 ईस्वी तक। फिर बनते हैं सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक। उसके बाद मीर जाफर शासक बनते हैं 1757 से 1760 ईस्वी तक। फिर बनते हैं मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी तक। उसके बाद फिर से मीर जाफर ही शासक बनते हैं 1763 से 1765 तक। जो मीर जाफर थे यह दोबारा शासक क्यों बने, इनके बारे में अच्छी तरह से आगे पढ़ेंगे। उसके बाद बनते हैं निजामुद्दीन 1765 से 1766 ईस्वी तक शासक रहे। तो चलिए इन सभी के बारे में एक एक कर अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले शासक बनते हैं मुर्शिद कुली खान, ठीक है ना। तो इनका शासनकाल 1713 या 1717 से 1727 ईस्वी तक रहा। 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब बने। यह बंगाल के पहले नवाब बने 1717 ईस्वी में। इस समय से ही
बंगाल स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। हालांकि यह मुगलों को भी कर देता था। जो बंगाल है वह इसी समय से स्वतंत्र राज्य की तरह कार्य करने लगा, परंतु जो बंगाल था यह मुगलों को भी कर देता था। मुर्शिद कुली खान ने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। बंगाल का पहले राजधानी ढाका था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। तो इसने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने दामाद यानी कि सुजाउद्दीन को बनाया। जो इनके दामाद थे इन्हीं को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया। इसके बाद मुर्शिद कुली खान की मृत्यु 1727 ईस्वी में हो जाती है। तो इसके बाद इनका दामाद सुजाउद्दीन शासक बनते हैं। तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सुजाउद्दीन, इनका शासनकाल 1727 से 1739 ईस्वी तक रहा। 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बंगाल का अगला नवाब सुजाउद्दीन बने, जो कि इनका ही दामाद थे। इन्होंने 1732 ईस्वी में अली वर्दी खान को बिहार का उप सूबेदार बनाया। इन्होंने अली वर्दी खान को बिहार का उप सूबेदार बनाया था, मोस्ट VVI। इसके बाद 1739 ईस्वी में बंगाल का नवाब जो कि सुजाउद्दीन थे, इनकी मृत्यु हो जाती है 1739 में। तो इनके बाद अगला शासक बनते हैं सरफराज खान। इनका शासनकाल 1739 से 1740 ईस्वी तक रहा। सुजाउद्दीन के मृत्यु के बाद इनका पुत्र सरफराज खान अगला बंगाल का नवाब बने, जो कि इनका पुत्र था। 1740 में अलीवर्दी खान ने विद्रोह कर दिया। जो अलीवर्दी खान थे इन्होंने इनका विद्रोह कर दिया और इसी के साथ गिरिया का युद्ध प्रारंभ हो जाती है। जो गिरिया का युद्ध हुआ था वह अलीवर्दी खान और सरफराज खान के बीच हुआ था। तो इसमें सरफराज खान की मृत्यु हो गई। इसके बाद बंगाल का अगला नवाब अलीवर्दी खान बन गए। गिरिया के युद्ध में सरफराज खान की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगला नवाब अलीवर्दी खान बन जाते हैं। तो चलिए अलीवर्दी खान के बारे में पढ़ते हैं। अलीवर्दी खान, इनका शासनकाल 1740 से 1756 ईस्वी तक रहा। 1740 ईस्वी में सरफराज खान को मारने के बाद यह बंगाल का अगला नवाब बने। इन्होंने सरफराज खान को मार दिए। इन्हीं के बाद यह अगला बंगाल का नवाब बने। इस समय अंग्रेजी कंपनी भी बंगाल में व्यापार का विस्तार बढ़ा रहे थे। जो अंग्रेजी कंपनी थे इस समय ये भी बंगाल में अपना व्यापार बढ़ा रहे थे। तो अलीवर्दी खान ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खी से किया है। जो अलीवर्दी खान थे बंगाल के नवाब, इन्होंने यूरोपीय का तुलना मधुमक्खी से किया है, मोस्ट VVI। उनकी तुलना इन्होंने मधुमक्खी से किया है और कहते हैं यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो यह शहद देंगे, यदि इन्हें छेड़ा जाए तो यह काट काट कर मार देंगे। ठीक है, यह कथन अलीवर्दी खान कहते हैं। तो इसके बाद अलीवर्दी खान का कोई पुत्र नहीं होता है, जिस कारण इन्होंने अपने सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसने मुगलों को राजस्व देना भी बंद कर दिया था। जो अलीवर्दी खान थे इन्होंने अपने समय में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था और इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्ध व शक्तिशाली बन गया था कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। अलीवर्दी खान के समय में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। अलीवर्दी खान की मृत्यु 1756 ईस्वी में हो जाती है। तो इसके बाद अगला नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला। इनका शासनकाल 1756 से 1757 ईस्वी तक रहा। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि इनसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। सिराजुद्दौला बंगाल के शासक 1756 ईस्वी में बने। कब बने? तो 1756 ईस्वी में बंगाल का अगला शासक बने। सिराजुद्दौला से उनके दरबार के मंत्री और दरबारी उनसे असंतुष्ट थे। जो उनके दरबार में मंत्री थे
और उनके दरबारी जो थे वह इनसे असंतुष्ट थे, जिस कारण वह इनका विरोध करते थे। सिराजुद्दौला का वह सभी विरोध करते थे। सिराजुद्दौला का संबंध अंग्रेजों के साथ भी बिगड़ गया। इनके मंत्री और जो दरबारी थे उनके साथ बिगड़ा तो था ही, इसी के साथ अंग्रेजों के साथ भी इनका संबंध बिगड़ जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने इनके शत्रु को शरण दे रखे थे। जो इनके शत्रु थे इनको इन्होंने शरण दे रखे थे और इनके मना करने के बावजूद भी बस्तियों का दुर्गीकरण कर रहे थे। इसी के कारण सिराजुद्दौला अंग्रेज से नाराज हो जाते हैं और 15 जून 1756 ईस्वी को इन्होंने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। जो फोर्ट विलियम किला है इस पर इन्होंने आक्रमण कर दिया 1756 ईस्वी में। तो इसके बाद देखते हैं, लगभग 5 दिनों का युद्ध चला। उसके बाद 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर इन्होंने अधिकार कर लिया। लगभग 5 दिनों के युद्ध के बाद इन्होंने फोर्ट विलियम पर अपना अधिकार कर लिया, जिस कारण अंग्रेज भागकर फुल्टा नामक टापू पर चले जाते हैं। जो फुल्टा नामक टापू होता है वह भागकर वहाँ से चले जाते हैं और फोर्ट विलियम किला पर सिराजुद्दौला अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद होती है काल कोठली का घटना। जो काल कोठली की घटना है ये भी मोस्ट वीवीआई है। तो यह घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी। इस घटना का उल्लेख एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया था। इस घटना का उल्लेख किन्होंने किया था? तो जो अंग्रेज अधिकारी थे हॉलवेल, इन्होंने किया था। हॉलवेल के अनुसार 20 जून की रात्रि को नवाब ने 146 अंग्रेज को बंदी बना लिया। जो सिराजुद्दौला थे इन्होंने 146 अंग्रेज को बंदी बना लिया और एक कोठली में बंद कर दिया। इसी को काल कोठली की घटना कहा जाता है, जिस कारण इसके अगले ही दिन 123 अंग्रेज की मृत्यु हो गई, लेकिन हॉलवेल सहित 23 अंग्रेज जीवित बच जाते हैं। जो सिराजुद्दौला होते हैं वह काल कोठली में लगभग 146 अंग्रेज को बंद कर देते हैं, जिस कारण इसके अगले ही दिन 123 अंग्रेज की मृत्यु हो जाती है, लेकिन हॉलवेल सहित 23 अंग्रेज जीवित बच जाते हैं। परंतु इस घटना का उल्लेख किसी भी इतिहासकार ने नहीं कहा है। जो यह काल कोठली का घटना हुआ था इसका उल्लेख किसी भी इतिहासकार ने नहीं कहा है। इस समय अंग्रेजों का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। अंग्रेजी गवर्नर कौन थे इस समय? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव का सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र। जो रॉबर्ट क्लाइव थे इस समय अंग्रेजों का गवर्नर, ये सब देख के यह बहुत दुख होते हैं। तो इन्होंने सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। तो देखते हैं वह किस प्रकार षड्यंत्र को रचते हैं। जो सिराजुद्दौला था यह बंगाल के शासक 1756 ईस्वी में बने थे। कब? तो 1756 ईस्वी में बने। सिराजुद्दौला से उनके दरबार के जो मंत्री और दरबारी थे वह संतुष्ट नहीं थे, जिस कारण उनका यह विरोध करते थे और इसका लाभ उठाकर रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब से, जो मुख्य सेनापति थे उस समय सिराजुद्दौला के, वह थे मीर जाफर, और दीवान थे वह राय दुर्लभ थे। सैनिक अधिकारी याल रतीब थे। बंगाल का एक प्रमुख व्यापारी उस समय थे जगत सेठ। इन सभी को अपने साथ मिला लिया रॉबर्ट क्लाइव ने। जो भी सिराजुद्दौला के आदमी थे उन सभी को अपने साथ मिला लिए रॉबर्ट क्लाइव। तो उसके बाद हमें प्लासी का युद्ध देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए प्लासी के युद्ध को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली एक छोटी अंग्रेज सेना और नवाब सिराजुद्दौला की लगभग 50,000 सेना के बीच लड़ा गया था। जो
प्लासी का युद्ध हुआ था, यह रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों की बहुत छोटी सेना थी और जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके पास लगभग 50,000 की बड़ी सेना थी। इसके बीच में लड़ा गया। युद्ध प्रारंभ होते ही सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर उनसे विश्वासघात करते हुए अपनी सेना को लेकर अलग चले जाते हैं। जो उस समय सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति थे मीर जाफर, यह युद्ध प्रारंभ होते ही उनसे दूर चले जाते हैं, क्योंकि जो मीर जाफर थे यह अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। परिणाम स्वरूप इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हो जाते हैं, जिस कारण वह मुर्शिदाबाद भाग जाते हैं, परंतु इन्हें मुर्शिदाबाद में पकड़कर हत्या कर दी जाती है। जो सिराजुद्दौला है यह प्लासी के युद्ध में पराजित हो जाते हैं, तो इसके बाद यह मुर्शिदाबाद भाग जाते हैं, परंतु अंग्रेजों द्वारा वही इनकी मृत्यु कर दी जाती है। इसके बाद जो मीर जाफर थे इनको बंगाल का अगला नवाब अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। इसी युद्ध के बाद अंग्रेज अपनी सत्ता का नींव डालना शुरू कर दिए। प्लासी के युद्ध के बाद ही अंग्रेज अपना भारत में सत्ता का नींव डालने लगे। तो इसके बाद बन जाते हैं मीर जाफर बंगाल का नवाब। तो मीर जाफर के बारे में पढ़ते हैं। मीर जाफर का शासनकाल 1757 से 1760 ईस्वी तक रहा। अंग्रेजी कंपनी ने प्लासी के युद्ध जीतने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेजी कंपनी ने अपने स्वार्थ के लिए मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। जो अंग्रेजी कंपनी थे यह अपने लिए मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। तो इस प्रकार जो मीर जाफर थे वह अंग्रेजों के नेतृत्व में एक कठपुतली की तरह कार्य करने लगे, यानी कि वह बंगाल के राजा तो रहेंगे, परंतु जो भी काम करेंगे वह मेरे अनुसार करेंगे। 1760 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड वापस चले जाते हैं। इसके बाद इनके स्थान पर बेनी स्टार्ट बंगाल का अगला गवर्नर बन के आए। 1760 में रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। इनके स्थान पर बंगाल का अगला गवर्नर बेनी स्टार्ट बनकर आते हैं। तो बेनी स्टार्ट गवर्नर बनते ही बंगाल के नवाब को बदलना चाहते थे। जो समय बंगाल के नवाब मीर जाफर थे तो इनको यह बदलना चाहते थे। इसी क्रम में बेनी स्टार्ट ने मीर जाफर के दामाद जो मीर कासिम थे इनके साथ समझौता किया और इसके बाद मीर जाफर को नवाब के पद से हटा दिया गया और उसके स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब बनाया गया। मीर जाफर के जगह पर मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब बनाया गया। तो चलिए मीर कासिम के बारे में पढ़ते हैं। मीर कासिम, इनका शासनकाल 1760 से 1763 ईस्वी तक चला। 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब बनाया। अंग्रेजों ने सोचा था कि मीर कासिम को नवाब बनाने के बाद उनका कार्य और ज़्यादा आसान हो जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीर कासिम ने अंग्रेजों से जैसा वादा किया था उसने उसके विपरीत ही अपने कार्य किए। जो मीर कासिम थे इन्होंने शासक बनने के लिए अंग्रेजों के साथ झूठा वादा कर लेते हैं और शासक बनने के बाद ही यह उनके विपरीत कार्य करने लगते हैं। इन्होंने सोचा था कि मीर जाफर की तरह यह भी अंग्रेजों की कठपुतली की तरह कार्य करेंगे, परंतु इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य किए। इन्होंने अपने अनुसार कार्य करना शुरू कर दिए। मीर कासिम तो यह अंग्रेज से अलग होकर स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने लगे। तो जैसे कि इन्होंने जो कार्य किए थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद को स्थानांतरित कर अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया। जो उस समय बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद था तो इन्होंने बदलकर मुंगेर को अपनी राजधानी बना लिया। मीर कासिम ने मुंगेर में तोपखाना एवं बंदूक का निर्माण करने का कारखाना स्थापित किया।
इन्होंने मुंगेर में तोपखाना और बंदूक निर्माण करने के कारखाने की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए एक जर्मन अधिकारी वाल्टर रिनहार्ड की नियुक्ति की। मीर कासिम ने जो उनके सेना थे इनको यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए एक जर्मन अधिकारी वाल्टर रिनहार्ड की नियुक्ति किया। इसके बाद इन्होंने टैक्स संबंधी मामलों में भी काफ़ी सुधार किया था। जो टैक्स मामले होते हैं इनमें भी इन्होंने काफ़ी सुधार किया था। चलिए देखते हैं टैक्स मामले में इन्होंने क्या क्या सुधार किया। तो उस समय बंगाल के क्षेत्र में जो यूरोपीय कंपनी थे उन्हें काफ़ी छूट मिलती थी। जो भी कुछ काम होता था उसमें यूरोपीय कंपनी को काफ़ी छूट मिलती थी और जो भी भारतीय व्यापारिक कंपनी थे उन्हें बहुत कम छूट मिलती थी। तो इनमें इन्होंने सुधार किया। इन सभी कार्यों से अंग्रेजी कंपनी मीर कासिम से काफ़ी नाराज हो गए। यह समझ गए थे कि जो मीर कासिम है वह कठपुतली की तरह कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि वह अपने इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। जो अंग्रेजी कंपनी होते हैं वह समझ आते हैं कि मीर कासिम है यह अपने अनुसार कार्य कर रहे हैं, मेरे अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद अंग्रेजी कंपनी ने मीर कासिम को नवाब के पद से हटाने का विचार किया। इसके बाद अंग्रेजी कंपनी ने मीर कासिम को नवाब के पद से हटाकर पुनः यानी कि फिर से मीर जाफर को 1763 से 1765 ईस्वी तक बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, जो मीर कासिम था इनको बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया गया और फिर से मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाया गया। इसके बाद मीर कासिम के विरुद्ध अंग्रेजों ने युद्ध शुरू कर दिया क्योंकि अंग्रेज मीर कासिम से बहुत नाराज हो गए थे। तो इनके विरुद्ध इन्होंने फिर से युद्ध छेड़ दी। इसी युद्ध को हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो चलिए बक्सर के युद्ध को देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को प्रारंभ होती है। तो जो बक्सर है यह वर्तमान में बिहार में स्थित है। बक्सर अभी वर्तमान में बिहार में स्थित है, देख सकते हैं यहाँ पे बक्सर स्थित है। तो चलिए बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। इस युद्ध में एक तरफ से बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे और दूसरी तरफ से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व से हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे थे। तो बक्सर के युद्ध में ये इनके बीच में युद्ध होती है। तो इस युद्ध में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है। ठीक है, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एक तरफ थे और अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। फिर भी अंग्रेजों का ही विजय हुआ। इस युद्ध में पराजित होने के बाद मीर कासिम युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाते हैं। जो मीर कासिम होते हैं यह युद्ध को छोड़कर भाग जाते हैं, जबकि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव पुनः भारत वापस आते हैं। रॉबर्ट क्लाइव फिर से भारत वापस आ जाते हैं 1765 ईस्वी में। तो इसके बाद इन्होंने बंगाल के नवाब और मुगल सम्राट और अवध के नवाब इन तीनों से अलग अलग संधियाँ की। तो चलिए जो भी इन्होंने संधि की थी उनके बारे में पढ़ते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले बंगाल के नवाब उस समय निजाम उद दौला थे। इनका शासनकाल 1765 से 1766 ईस्वी तक रहा। तो इनसे यह संधि कर लेते हैं। इस संधि के अनुसार प्रशासन के सारे अधिकार कंपनी के हाथों में दे दिया जाएगा। इस संधि के अनुसार प्रशासन के सारे अधिकार कंपनी के हाथों में दे दिया जाएगा। बंगाल के नवाब को प्रति वर्ष 53 लाख रुपए सालाना कंपनी देगा, यानी कि हर साल कंपनी उन्हें 53 लाख रुपए देगा बंगाल के नवाब को।
इस प्रकार बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू हो गया। द्वैध शासन प्रणाली उन्हें कहते हैं जिनमें कंपनी और बंगाल के नवाब का शासन चलने लगा। ठीक है ना, दोनों मिलकर शासन प्रणाली को चलाने लगे। इसी को द्वैध शासन प्रणाली कहा गया है। इसके बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ये आपको याद रखना है, जो इलाहाबाद की पहली संधि हुआ था यह किनके बीच हुआ था। तो यह संधि शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह थे और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। तो चलिए देखते हैं जो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी इनकी शर्तें को। इलाहाबाद की प्रथम संधि की शर्तें। कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं करा 2 जिले लेकर मुगल सम्राट को दे देंगे। जो उस समय अवध के नवाब के पास इलाहाबाद एवं कला के 2 जिले थे, तो उनसे लेकर यह मुगल सम्राट को दे दिया जाएगा। इसके बाद अंग्रेजी कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन के तौर पे देगी। मुगल सम्राट बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजी कंपनी को सौंप देगा। जो यह बंगाल है इनका दीवानी यह अंग्रेज को सौंप दिया जाएगा। तो इस संधि में ये सब शर्तें रखी जाती है। उसके बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि उसके मात्र 4 दिन बाद होती है, यानी कि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की दूसरी संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। चलिए देखते हैं इलाहाबाद की दूसरी संधि की शर्तें। इसमें अंग्रेजी कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कला का 2 जीरा प्राप्त करके मुगल सम्राट को दे दिया। जो अंग्रेजी कंपनी ने वादा किया था कि आपको इलाहाबाद और करा का जिला अवध से लेकर दे दिया जाएगा, तो इन्होंने इस संधि के द्वारा मुगल सम्राट को दे दिए। अवध के नवाब पर हर्जाने के रूप में 50,000 रुपये एवं चुनार का किला कंपनी प्राप्त करेगी। इन पर इन्होंने हर्जाना लगा दिए लगभग 50 लाख रुपए का, और जो चुनार का किला था ये भी कंपनी अपने अधिकार में ले लेते हैं। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार होगा। जो उस समय अवध था, तो अवध में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार होगा, यानी कि किसी से कर नहीं लिया जाएगा। अवध की सुरक्षा के लिए अवध में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च अवध के नवाब देगा। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि में ये सभी शर्तें रखी गई। महत्वपूर्ण नोट 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैध शासन चलता है। 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग बनते हैं, तो इन्होंने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और कंपनी शासन को लागू कर दिया। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। तो चलिए आज का थ्योरी क्लास ये पे समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया हुआ है। पहला प्रश्न है 18वीं सदी के मध्य बंगाल में कौन कौन से राज्य मिले हुए थे? ऑप्शन डी इनमें से सभी, उड़ीसा, बिहार और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र बंगाल के क्षेत्र का पहला नवाब कौन थे? बताइए बंगाल का पहला नवाब कौन बने थे? ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खान बने थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका को स्थानांतरित कर किसे बनाया? ऑप्शन डी मुर्शिदाबाद को बनाया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सिराजुद्दौला कब बंगाल का नवाब बने? ऑप्शन डी 1756 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 5,
काल कोठली की घटना कब घटी थी? बताइए, जो काल कोठली की घटना है यह कब घटी थी? ऑप्शन बी 20 जून 1756 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बताइए, जो प्लासी का युद्ध हुआ था यह कब हुआ था? प्लासी का युद्ध यह 1757 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बने? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बने थे? ऑप्शन सी मीर जाफर बने। क्वेश्चन नंबर 8, मीर जाफर के दामाद का क्या नाम था? मीर जाफर के दामाद का नाम ऑप्शन ए मीर कासिम था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद को स्थानांतरित कर किसे अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए मुंगेर को बनाया। क्वेश्चन नंबर 10, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब संपन्न हुई? ऑप्शन डी 1765 ईस्वी को। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। बंगाल में द्वैध शासन का अंत किसने किया? ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग ने। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास